हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुन के ही एक डर सा लगने लगता है। हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति है जिसमें ज्यादातर लोग इसके लक्षणों को नहीं पहचान पाते और इसका शिकार हो जाते हैं। वर्तमान में अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खान पान, पर्यावरण प्रदूषण एवं एवं अन्य कारणों के चलते लोग तेजी से हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं। पहले बुजुर्गों में होने वाली हृदय से जुड़ी समस्याएं अब छोटी उम्र के लोगों को भी अपना शिकार बना रही हैं। दैनिक जागरण की प्रस्तुति जागरण डायलॉग्स के आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हृदय से जुड़ी समस्याओं पर। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Atul Mathur. He is Executive Director, Interventional Cardiology and Chief of Cath Lab, Fortis Escorts Heart Institute, Okhla, New Delhi. सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर अतुल, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि हार्ट अटैक क्या होता है, एक अगर हम ब्रॉडली इसके बारे में जानना चाहें, और उसके रिस्क और वार्निंग साइंस क्या होते हैं, प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। श्योरली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हार्ट एक अपना शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका साइज अपने फिस्ट के बराबर होता है और अपने चेस्ट के सेंटर में और थोड़ा लेफ्ट की तरफ सिचुएटेड होता है। तो हार्ट का 4 खाने होते हैं, लेफ्ट और राइट में, 2 ऊपर और 2 नीचे। सो नीचे वाले जो चेंबर्स होते हैं वो पंपिंग चेंबर्स होते हैं, वो मसल के बने हुए होते हैं। तो लेफ्ट वाला जो चेंबर है वो सारे शरीर में प्योर ब्लड को पंप आउट करता है एओर्टा के थ्रू, सारा ब्रेन में, हाथ में, नीचे पेट में, टांगों के अंदर प्योर ब्लड और फूड अपने सारे शरीर में जाता है, और वो इम्प्योर ब्लड राइट साइड के अंदर वेन्स के थ्रू आके लंग्स में प्यूरिफाई होके और वापस लंग्स के थ्रू लेफ्ट साइड में आता है। तो ये सर्किट चलता रहता है। अब ये हार्ट को कंटिन्यूअसली 1 मिनट में करीब 70 बार बीट करना पड़ रहा है, तो उसको खुद को अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑक्सीजन और खाने की जरूरत होती है। तो उसके लिए 3 आर्टरीज या नसें जो होती हैं, ट्यूब्स की तरह होती हैं, वो हार्ट को सराउंड करती हैं। मेन एक फ्रंट में, एक लेफ्ट में और एक राइट के अंदर। तो इन 3 नसों की ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और ब्लड हार्ट की मसल को सप्लाई करता है। अब इन 3 नसों के अंदर अगर किसी वजह से ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो जाए तो फिर जो ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई है उसमें रुकावट आने लग जाती है। तो ये ब्लॉकेज हमारे हार्ट की नसों में ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स की वजह से होता है, जो कि इनर लाइनिंग जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, उसमें अगर कोई क्रैक आ जाए अगर, तो उस क्रैक के थ्रू ब्लड के सेल्स अंदर सीप करते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर जाके सेल्स के अंदर बैठ जाता है, और धीरे धीरे जो एक्यूमुलेशन होता है इसको हम प्लाक कहते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन बल्ज करता है जो पाइप की इनर ट्यूबिंग के अंदर, तो बल्ज करते करते वो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। अगर जब ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, 70% से ज्यादा नैरोइंग अगर हो गई है, तो उस समय अगर आप नॉर्मल बैठे हुए हैं तो आपके ब्लड सप्लाई हार्ट में ठीक पहुंच रही है। लेकिन अगर आपको वॉक करना है या जीने चढ़ने हैं, ऊपर सीढ़ियां चढ़नी है, तो हार्ट को अपना पंपिंग बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अपने शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। वो रिक्वायरमेंट हार्ट की मीट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो उस समय आपको देयर विल बी अ वार्निंग सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एंजाइना, जो कि अपने चेस्ट के सेंटर में, गर्दन तक, ऊपर जॉ तक जाता होगा, शोल्डर्स में जाएगा, और लेफ्ट आर्म में और कभी कभी राइट आर्म में भी, रिस्ट तक और इनर साइड के अंदर ये खिंचाव सा फील होता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। दीज आर वार्निंग सिग्नल्स कि हाँ भाई, देयर इज अ ब्लॉकेज विच हैज डेवलप्ड। अब किसी भी कारण से अगर ये जो ऊपर का जो अपने प्लाक बना है वो अगर छिल जाए किसी स्ट्रेस की वजह से, या बहुत बड़ा होके फट जाए अगर वो प्लाक अपना, तो सडनली क्या होता है कि जो प्लाक के कंटेंट्स हैं ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, और उस जगह का ब्लड जो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, आगे फ्रीली नहीं जा रहा है, वो सडनली गाढ़ा होके जम जाता है एक क्लॉट के फॉर्म में। तो क्या होगा कि एक सडनली ब्लॉक्स द ब्लड गोइंग इनटू दैट पोर्शन ऑफ द हार्ट, और उससे सडनली विदाउट एनी एक्सर्शन, इवन व्हेन यू आर एट रेस्ट, आपको हार्ट अटैक प्रोड्यूस हो जाता है। सो जो सिम्टम्स आपके पहले चलने फिरने से आते थे एंजाइना के, और वो सिमिलर सिम्टम्स इफ यू स्टार्ट गेटिंग विदाउट एनी एक्सर्शन, दिस मीन्स दैट यू आर प्रोबेबली हैविंग अ हार्ट अटैक। तो मेन लक्षण हार्ट अटैक के क्या होते हैं? पसीना आ जाना, एकदम से घबराहट होना,
और जोर से भारीपन, जैसे कि आपके सीने को कोई दबा रहा हो या जॉ को क्लेंच कर रहा हो, सेम सिम्टम्स लाइक एंजाइना आर फेल्ट बाय द पर्सन, विच कॉमनली अकर्स, मतलब 70% ऑफ द हार्ट अटैक्स दे ऑकर ड्यूरिंग द नाइट, है ना, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। सो क्या होता है कि व्यक्ति सोते सोते में से जागेगा, घबराहट, पसीने की वजह से सांस रुक रहा है, ये सब हो रहा है, एंड दैट्स वेयर द हेजिटेशन कम्स इन कि भाई रात हुई है, बाकी सब लोग सो रहे हैं, मैं सबको जगाऊं या ये गैस बनी है, मैं इसको थोड़ी देर डाइजीन ले लूं या कोई और पानी पी के इनो सॉल्ट लेके और अपना काम चला लेता हूँ। तो यहाँ लोगों को हेजिटेशन आता है और वो इमीडिएट जो ट्रीटमेंट है उसको सीक करने में टाइम गंवा देते हैं, बिकॉज पहला घंटा अगर हमने उस हार्ट अटैक को हैंडल कर लिया, उसको क्लॉट को वापस से डिसॉल्व करके और ब्लड फ्लो शुरू कर लिया, तो हमारी हार्ट में कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर वो हार्ट फ्लो, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई उस मसल के अंदर 1 घंटे से ज्यादा नहीं गई, तो वो मसल धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है और 6 घंटे बाद उस इलाके के अंदर टोटल डैमेज हो चुका होता है। उसके बाद फिर जो मसल एक बार डैमेज हुई है, ये पूरी जिंदगी भर रिकवर नहीं हो सकती। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट हार्ट अटैक इज। जी, इससे मिलता जुलता सवाल है मेरा डॉक्टर अतुल आपसे। अभी आपने जैसे बताया कि बहुत जरूरी है, अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो 1 घंटा बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो ऐसे ही अगर ऐसे कोई एक्यूट सिम्टम्स कोई फेस कर रहा है, कोई घर पे है, तो इसी के ऊपर एक मेरा सवाल है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसको या उसके फैमिली मेंबर्स को, सो दैट कोई ऐसी प्रॉब्लम होने से रोक पाए। सो पहली चीज तो यह है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये हार्ट अटैक है ना, कि उसको हम कई बार मिस्टेक कर लेते हैं कि एसिडिटी हो रही है या कुछ हो रही है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि है ना, ये सिम्टम्स डिफरेंट हैं, पहले कभी किसी इस बार इस तरह के सिम्टम्स नहीं हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि यू हैव टू इमीडिएटली, अगर आपके घर में कोई भी, आप उसको इन्फॉर्म करिए, है ना, बिकॉज यू शुड नॉट हेजिटेट, योर फैमिली इज देयर फॉर यू फॉर सच ओकेजन्स ओनली, सो डोंट हेजिटेट टू वेक देम अप और साउंड देम कि हाँ भाई मेरे को लगता है दिक्कत हो रही है। तीसरी चीज, अगर आपके पास घर में एस्प्रिन की गोली हो तो एक गोली आप उस समय इमीडिएटली ले लीजिए, बिकॉज एस्प्रिन की गोली अगर आप तुरंत लेंगे तो उससे 30 to 40% ऑफ द हार्ट अटैक्स रिजॉल्व हो जाते हैं, जो क्लॉट्स होते हैं। तो आपने इतना बड़ा काम घर पे केवल एक एस्प्रिन की गोली तुरंत लेने से ही सॉल्व किया जा सकता है। चौथी चीज है कि है ना, यू हैव टू इमीडिएटली ट्राई एंड गो टू द नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी जहां आपको मालूम है कि है ना हार्ट का इलाज हो सकता है। सो यू हैव टू आइदर कॉल अप फॉर द एम्बुलेंस, or if you have your family or your neighbors, they should take you in their own vehicle and rush you as soon as possible to the immediate near medical facility, क्योंकि वहां पे there will be 2 types of treatments which will be possible. अगर आपका अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है जहां हार्ट में एंजियोग्राफी और ये सब कुछ सुविधाएं हैं, तो आपको तुरंत they will offer you to take you for an angiography, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोग्राफी करके जो भी ब्लॉक्ड आर्टरी होती है उसके क्लॉट को एब्जॉर्ब करके और उनसे क्लियर करके और उसमें स्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज तो अंडरलाइंग है ही। तो अल्टीमेटली 3 दिन बाद भी या 4 दिन बाद भी अगर आपका स्टेंट लगाया जाता, तो उसको वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में तुरंत डॉक्टर्स विद इन 20-30 मिनट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं और आपका ये एंजियोग्राफी करके और एंजियोप्लास्टी करके और आपकी हार्ट की उस नस जिसमें भी ब्लॉकेज आया है उसके ब्लड फ्लो को रिस्टोर करके और सब उसको सेव करते हैं। सो दिस इज वन वे। द अदर वे इज कि मान लीजिए बड़ा हॉस्पिटल नहीं है लेकिन बाकी सुविधाएं हैं, अच्छी हैं, आईसीयू वगैरह है, तो वहां पे एक आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि वेन के अंदर इंजेक्शन देंगे, वो ब्लड में जाता है, जहां पे भी क्लॉट्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर देता है। तो आपका क्लॉट हार्ट में अगर बना हुआ है तो उसको डिसॉल्व करेगा, तो अंडरलाइंग ब्लॉकेज तो वहां रहेगा, लेकिन जो क्लॉट ब्लॉक कर रहा है रास्ते को, वो फ्लो वापस से रिस्टोर हो जाएगा और हार्ट अटैक अबॉर्ट हो जाएगा। इसको हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। ये 65 to 75% लोगों में इफेक्टिव होता है, नॉट इन 100% पीपल। तो इसलिए पहली चॉइस तो ये है कि आपकी इमीडिएट एंजियोप्लास्टी हो जाए, तो वो 95 to 99% सक्सेस रहता है। लेकिन अगर नहीं है वो सुविधा, तो आपको एटलीस्ट क्लॉट बस्टर्स, जो कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, उनका उपयोग करके अपने हार्ट अटैक को अबॉर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतुल इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगला सवाल मेरा ये है कि पहले जैसे बोलते थे कि जनरली ओल्डर पीपल को हार्ट अटैक्स होते हैं, लेकिन अक्सर अभी हम न्यूज़ में पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि यंगर जनरेशन में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं। तो ये इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और उनसे कैसे वो बच सकते हैं? देखिए, यंगर लोगों में अब क्या है कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है ना। पहले यंग एज में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को एस्टैब्लिश कर रहे होते थे। अब यंगस्टर्स हमारे कॉम्पिटिटिव फेज में चलते हैं। कभी उनकी इस तरह की जॉब्स होती हैं कि वो रात में काम करते हैं, क्योंकि उनको मल्टीनेशनल्स के संग काम करना है, सो देयर वर्क आवर्स आर वेरी ऑड।
उसकी वजह से उनकी सारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि ना तो एक्सरसाइज करने का टाइम फिट होता है, ना उनका खाना पीना ढंग का होता है, वो जंक फूड खाते हैं। आपके फ्रेंड्स के संग रहने का उनका पीयर प्रेशर इतना होता है कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग, इनफैक्ट इवन गर्ल्स in young age, and we find the incidence of smoking is going up. Plus the use of alcohol and all other unhealthy food which is going on, uh, which is on the rise, in fact is contributing to all these problems in the young generation. Second thing is कि जिन लोगों की फैमिली के अंदर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है ना, उन लोगों को और जेनेटिकल इनहेरिटेंस होती है ये टेंडेंसी की, तो दोज आर मोर प्रोन टू डेवलप दीज ब्लॉकेजेस विद अ बैड लाइफस्टाइल. सो जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है उनको अपने आप को स्क्रीन कराना चाहिए, एंड दे हैव टू बी एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट देयर लाइफस्टाइल्स if they have to try and reduce the risk of developing a heart problem themselves. So these are few things, है ना, which क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आखिरी के एक या दो सवाल ले लेते हैं डॉक्टर अतुल. एक सवाल है जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या जैसे कि मोस्टली सभी का हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन कुछ लोगों को एक कंडीशन होती है डेक्स्ट्रोकार्डिया या साइटस इनवर्सस, जिसमें सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मिरर इमेज्ड होते हैं. तो ऐसे लोग जनरली हेल्दी लाइफ जीते हैं, लेकिन क्या उनको आगे चल के कभी हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज देयर हार्ट इज ऑन द ऑपोजिट साइड? उनका हार्ट का ब्लॉकेजेस जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांस उतना ही होता है जितना कि नॉर्मल व्यक्ति को होगा, एक्सेप्ट कि ये बहुत रेयर सिचुएशन है, इन सेवरल थाउजेंड्स यू गेट वन केस. और उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो जैसे लेफ्ट साइड वाले का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे राइट वाले का करते हैं. Awesome. लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. एक दर्शक पूछ रहे हैं कि पैल्पिटेशंस बहुत होते हैं उनको, तो क्या वो हार्ट डिजीज का एक संकेत दे रहे हैं या इट्स जनरल एंजाइटी बिकॉज ऑफ एंजाइटी? सो पैल्पिटेशंस आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा. आजकल कोविड के टाइम है, कोविड से अब निकल रहे हैं हम लोग, होप करते हैं ईश्वर से, लेकिन इस दौरान 2 साल 2.5 साल के अंदर बहुत सारे लोगों को पर्सनल लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल, फैमिली वाइज, सोशली. तो उससे एक पैंडेमिक एंजाइटी का हमारे पूरे दुनिया में फैला हुआ है, और एंजाइटी इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पैल्पिटेशन, बिकॉज व्हेनेवर यू आर एंशियस आपका एड्रेनर्जिक सिस्टम बॉडी का जो होता है वो ज्यादा ओवरवर्क करता है, विच कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, विच कैन इंक्रीज योर हार्ट रेट, which can increase your sweating tendency, your trembling and all other things. And these are all evidences of increased adrenergic activity. So सबसे कॉमन कॉज आजकल हम जो देख रहे हैं अपने ओपीडीज में भी, यंगस्टर्स में भी और हर एज के लोगों में, एक पैल्पिटेशन का जो कि ड्यू टू एंजाइटी हो रहा है. बट एट द सेम टाइम पैल्पिटेशन कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ कार्डियक इलनेस, क्योंकि उसमें भी कई तरीके की चीजें होती हैं. एक तो इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, दूसरी रैपिड एंड रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है. तो इरेगुलर हार्ट बीट जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, जिसमें कि हार्ट के अंदर कोई अंडरलाइंग डिजीज होती है आमतौर पे, या रेयरली कोई डिजीज नहीं मिलेगी. इरेगुलर हार्ट बीट होने से अपने ऊपर वाले जो चेंबर्स हैं, एट्रियास जो होते हैं हार्ट के, वो फिब्रिलेट कर रहे हैं, नॉर्मल बीट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत हैप्सर्ड बीटिंग चलती है उनकी. तो उसमें क्लॉट्स बनने से हार्ट के अंदर क्लॉट्स बॉडी के अंदर थ्रो कर सकते हैं इनटू द ब्रेन एंड इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो अगर आपको फ्रीक्वेंट पैल्पिटेशन महसूस हो रहा है, यू शुड गेट एन ईसीजी डन टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का ये पैल्पिटेशन है. अगर ईसीजी के दौरान पैल्पिटेशन नहीं हो रहा है तो आपको 24 घंटे का ईसीजी रिकॉर्डिंग होता है, जिसको हम होल्टर रिकॉर्डिंग कहते हैं. तो मान लीजिए आज इस समय आपने ईसीजी कराया, आपका हार्ट बीट ठीक थी, लेकिन 2 घंटे बाद बढ़ गई हार्ट बीट, तो वो आपके होल्डर के अंदर कैप्चर हो जाएगी. तो द डॉक्टर कैन अंडरस्टैंड कि वेदर इट्स रिलेटेड टू द हार्ट और इट इज योर एंजाइटी विच इज कॉजिंग योर प्रॉब्लम्स, है ना. कई बार थायराइड की ओवर एक्टिविटी से भी हार्ट बीट थंपिंग होती है, बहुत रैपिड पैल्पिटेशंस होते हैं, बाउंडिंग हार्ट बीट होती है. तो वो एक और कॉमन कारण होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसके अंदर की ये पैल्पिटेशंस होती है. जी, तो समय का अभाव है इसलिए इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतुल, आपने अपना समय निकाला और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए. इस सेशन को आप दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और कुछ ही देर में हम इसको दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पे भी पब्लिश कर देंगे. सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू डॉक्टर अतुल.